अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही रिलेटेड जो है क्लास है, तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक हमने प्रीवियसली स्टॉप किया था, सिंपली हमने प्रिंट ऐप का यूज़ करके अपनी जो है स्टेटमेंट्स वो प्रिंट करवाएंगे। तो दोस्तों, अब सिंपली हमने करना क्या है, हम करेंगे क्या, हम जो है कुछ और मेन जो है इसके टॉपिक्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें प्रैक्टिकली हम जो है वर्क करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली करते क्या है, यहाँ पे आज जो हमने सबसे पहले चीज पढ़नी है वो है डेटा टाइप। सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप होती क्या है। इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स. This determines the type and size of data associated with variables. For example, in my var, here my var is a variable for int integer type. दोस्तों ये बोर कर रहा है, सीधी सी जो बात है। आपको सिंपली लफ्ज़ों में बताऊं तो डेटा टाइप क्या होती है, डेटा और टाइप। अब आपको यहाँ से ये दो लफ्ज़ों से ही ना डिफरेंसेस का पता चल रहा है, क्या टाइप किस्म और डेटा किस किस्म का डेटा। तो ये हमें सिंपली बताती है प्रोग्रामिंग में कि हम जो डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल की, उसके अंदर किस टाइप का जो है डेटा हम स्टोर करवाएंगे। वो कोई नंबर होगा, कोई डेसिमल नंबर होगा, कोई हम करैक्टर करवाएंगे, कोई हम स्ट्रिंग करवाएंगे, etc। जस्ट लाइक यहाँ पे इसकी जो है मेन 4 टाइप्स हैं जो ऑलरेडी मैंने बोल दी हैं। एक इंट होती है जो इंटीजर के लिए यूज होती है, मीन के नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमारी होती हैं। उसके बाद फ्लॉट है, फ्लॉट मीन दोस्तों डेसिमल नंबर। इसके बाद बारी आ जाती है करैक्टर की। करैक्टर मीन आपको खुद पता चल रहा है, 4 से मीन के ये करैक्टर्स के लिए यूज होता है, ABCD। उसके बाद बारी आ जाती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जो है ये स्पेसिफिक पूरे वर्ड के लिए, पूरी बड़ी स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग, जस्ट लाइक कोई अपना नेम प्रिंट करवाना चाहता है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस पर कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहता है तो वो इजीली करवा सकता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी डेफिनेशन है डेटा टाइप की। आई होप सो आपको इसके बारे में अब थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है डेटा टाइप। आगे हम इसका प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद देन दोस्तों हमारी जो बारी आ जाती है, हमने कहा वेरिएबल को जो डिक्लेयर करवाता है डेटा टाइप, कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा जो है स्टोर होगा। यह भी हमने ऑलरेडी पीछे बात की, अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा से वो पीछे जो है रिवाइंड करके देख सकता है। तो बात अब हो रही थी वहां पे वेरिएबल की, लेकिन अब हमें क्या पता कि वेरिएबल होता क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया कि किस किस्म का डेटा जो है हम मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म का जो हम डेटा जो है इनपुट करवाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंट, फ्लोट जो भी यूज करते हैं। लेकिन अभी हमें उसे में पता ही नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल, अ वेरिएबल इज नथिंग, वेरिएबल कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, बट अ नेम, लेकिन वो एक नाम है। गिवन टू अ स्टोरेज एरिया, जो कि एक स्टोरेज एरिया को दिया जाता है, ठीक है, दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो मैनिपुलेट कर सके। मीन के सिंपल लफ्जों में ये है कि दोस्तों वेरिएबल एक ऐसा हमारा मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहां पर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। उस वैल्यू को जब हमने यूज करना होता है, अपने यूज में लाना होता है, तो देन हम उस वैल्यू को कैसे एक्सेस में ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें वेरिएबल नेम उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का। जस्ट लाइक अब देखिए, मैं सिंपली अब दिखा तो नहीं सकता, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास मोबाइल है। अब ये हमारे पास डिवाइस है, इसी तरह एक लैपटॉप है, एक फर्ज करें हमारे पास डेस्कटॉप है। अब किसी ने किसी चीज़ को, अब हम किसी को बंदे को कहते हैं कि हमें वो वाली चीज़ पकड़ाओ। अब उसको नाम बताओगे तो वो बताएगा ना, वो पकड़ाएगा। अब जस्ट लाइक ये तीनों चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप, पीसी जो भी है। अब जब हम उसको कहेंगे कि मोबाइल हमें दो, तो वो स्पेसिफिक जगह पे जाएगा जहाँ पे हमने मोबाइल रखा होगा, वो हमें मोबाइल ही उठा के देगा, मोबाइल की जगह लैपटॉप उठा के नहीं देगा। तो इस तरह प्रोग्रामिंग में ये होता है, जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वेरिएबल क्या करते हैं, हम जिस वेरिएबल नेम से उन्हें वहां पे स्टोर करवाया होता है, हम वेरिएबल नेम के थ्रू उन्हें कॉल करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनसे जब हमें कोई काम हो तो तब हम वो ले सकें।
अब जस्ट लाइक ह्यूमन नेम्स होते हैं, आप घर में कितने ज़्यादा भाई होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। अगर 3 भाई हैं तो अब तीनों का एक अलग अलग मखसूस नेम है। अब उनमें से जिस भाई से भी काम पड़ता है किसी को भी, तो वो जस्ट लाइक उसे कॉल करता है। जस्ट लाइक अब एक काशिफ है, एक मुजद्दद है, एक अली है। अब काम उसको मुजद्दद से है, लेकिन वो काशिफ या अली को बुला ले उस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो कॉल करेगा मुजद्दद को, क्योंकि उसे जो है काम है मुजद्दद से। तो अब आपको समझ आ गई कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल हम जो है क्यों यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन दोस्तों ये होती है इंट। इंट मीन डेटा टाइप, ठीक है। ए इज अ वेरिएबल नेम। तो इस पूरे सेंटेंस को जो कहते हैं ना, जो मैंने ये लिखा हुआ है इंट ए और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, वह यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। इंट का मतलब ये है डेटा टाइप किसकी, इंटीजर डेटा टाइप। अब इसने यहाँ पे क्या बता दिया है कि ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे वो किस किस्म की होगी, इंटीजर, वो कोई नंबर होगा। जस्ट लाइक अब इसके बाद आ जाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इंट ए इक्वल टू 4। अब देखें हमने सबसे पहले जो डेटा टाइप ली है वो इंट ली है, आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इंट, देन हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया ए इज अ वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन यूज किया, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम कोई भी वैल्यू इसे असाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या है, हम जो ये 4 वैल्यू है, ये वाली 4 देख रहे हैं, ये 4 वैल्यू क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है जो हम इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज किया है, इसलिए इस वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर ही वैल्यू जो है स्टोर करवाते हैं। तो आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में पता चल गया। इवन के इंग्लिश में अगर मैं डिफाइन करूं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को कैसे किया जाएगा डिफाइन कर, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम, ठीक है, एंड इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मतलब इस तरह इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसी तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का होता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ ही उसको अगर कोई वैल्यू असाइन कर दे तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मैं नीचे दोबारा से इसको डीप में डिफाइन किया थोड़ा सा कि ए इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। ए जो है ये वेरिएबल नेम है एंड 4 इज द वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, इज द वैल्यू विच वी असाइन टू अ वेरिएबल, ठीक है। 4 क्या है, वो एक वैल्यू है जो कि हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल नेम को। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या है, ए है। और देन इसी तरह दोस्तों ये देखें यहाँ पे बॉक्स सा बन जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, सिंपली जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब ये देखो ये 4 वैल्यू है, लेकिन जब हम इस वैल्यू को यूज़ करना चाहेंगे तो कोई ना कोई तो इसको हमें नेम रखना पड़ेगा ना कॉल करवाने के लिए, ताकि हम इस वैल्यू का जो है यूज़ कर सकें जहाँ पे हम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे जब भी हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसके ऊपर कोई वर्क करवाना पड़ेगा तो हम कॉल करवाएंगे सिंपल ए को, क्योंकि ए वेरिएबल ही इसका एड्रेस है एक किस्म का। इस ये जो सी वैल्यू हमने स्टोर करवाई ये इसका एड्रेस है, ताकि जब भी हमने कोई वर्किंग परफॉर्म करवानी हो तो जस्ट हम वेरिएबल को कॉल करें, तो देन हम जो भी वर्किंग या जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करें तो वो जो है फिर इसके अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर परफॉर्म हो जाए। अब तो जस्ट थ्योरी मैंने बताई है और थोड़ा बहुत जो है मतलब प्रैक्टिकली वाला काम बताया है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। मैं ये जस्ट थोड़ा बहुत थ्योरी का इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी थ्योरी से ना आपका माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर जब हम इसे प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, क्योंकि आज हमने क्या करना है कि डेटा टाइप का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, इंटीजर भी, डेसिमल वाली भी, करैक्टर भी और स्ट्रिंग भी। तो उसमें एक ये जो है मेन चीज़ आ जाती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट। It is a way to tell the compiler what type of data is in a variable during taking input using scanf or printing using printer. Some example are ठीक हो दोस्तों। फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर, ठीक है, ये क्यों यूज होता है?
जब भी हमने कोई इनपुट करवानी होती है, मतलब इनपुट को फिलहाल तो आप छोड़ दें, हम इनपुट करवा ही नहीं रहे, फिलहाल हमने प्रिंट एफ पढ़ा हुआ था जो कि हम आउटपुट के लिए यूज करते थे। तो दोस्तों जब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तब यूज होता है जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को जब हमने प्रिंट करवाना होता है ना, तो उस वक्त हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं ताकि वो कंपाइलर को बता सके कि ये जिस वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का जस्ट ये काम है। अब इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले जो ये परसेंटेज या मॉड्यूलस जो भी आप इसको कहते हैं, मॉड्यूलस सी जो है ये करेक्टर के लिए, मॉड्यूलस बी जो साइन है ये जो है ये इंटीजर वैल्यू को डिनोट करवाता है कंपाइलर को, और मॉड्यूलस एफ जो है ये फ्लोट वैल्यू को, और इसी तरह मॉड्यूलस एस जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू। तो दोस्तों आपको इसके बारे में भी क्लियर हो गया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, क्योंकि मैंने तो ये सिंपल लफ्जों में लिखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लगता है समझ आ गई होगी। अब हम जरा आते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के ऊपर मैं कर रहा हूँ कोडिंग। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपना काम करने के बाद मैं टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर भी मतलब कर दूंगा काम, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये करके कोडिंग तो टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर भी रन करके छोटा सा प्रोग्राम दिखा दूंगा, ताकि जिस भाई ने टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करना है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसने विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है वो ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो पहले प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें पता है कि कैसे विजुअल स्टूडियो के ऊपर हमने जो है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा टाइप लूँगा। जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ इंट डेटा टाइप ली। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल। जस्ट लाइक मैंने ए ही ले लिया, ए वेरिएबल लिया। जस्ट लाइक मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमें बता भी रहा है नो इशू फाउंड, फिलहाल कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर को खत्म करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है। देखें वो कह रहा है कि ए के बाद यहाँ पे क्या स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना चाहिए। तो जस्ट लाइक जब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करूंगा तो वो एरर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंपली ए के अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं। जस्ट लाइक मैं ए इक्वल टू कर देता हूँ 3, देन फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज करते हैं। प्रिंट एफ का यूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। अब डबल कोट्स के अंदर हम अपना जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पे कर देते हैं मॉड्यूलस डी। डी जो यूज होता है ये आपको ऑलरेडी बताया है इंटीजर के लिए, इसलिए ये डी का यूज किया। देन कॉमा। अब यहाँ पे हम वो वेरिएबल देंगे जिसकी हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। यहाँ पर डिक्लेयर करवाने के बाद ये हमने इनिशियलाइजेशन करवा दी, 3 को इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। देन यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि इस वैल्यू, ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये कौन सी है। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो होगी इंटीजर। जस्ट लाइक हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एरर किस चीज़ का दे रहा है, देखें जल्दी जल्दी में मैंने इसको प्रिंट करवाने की कोशिश की। तो यहाँ पे एरर क्या था, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज़ किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना इसके नीचे ये छोटी सी रेड लाइन भी देता है एरर की। तो यहाँ पे जब मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया तो इसने एरर ख़त्म कर दिया। देखा, इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें जो है नोट करना पड़ता है। जस्ट लाइक अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब एरर वाला कोई पॉपअप मैसेज नहीं आएगा। जस्ट लाइक एक वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। जस्ट लाइक रुक जाए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसने क्या हमें एरर दे दिया। ओहो सॉरी, प्रिंट एफ। एक तो मैं पाइथन की प्रोग्रामिंग कर करके ना, तो यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज किया तो देखें हमारे सामने जो है इंटीजर वैल्यू वो डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 3 वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब लेकिन दोस्तों अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह रहा हूँ, ये जो सी डबल कोट्स हमने यूज की हैं, अगर इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं लिख दूं a इक्वल टू, तो जस्ट लाइक ये क्या करेगा, यहाँ तक तो ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो ये हमने मॉडुलस डी यूज किया है, यहाँ पे इसकी जगह जो हम बायर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू उठा के इस जगह पे जो है प्रिंट करवा देगा। अब बात समझ आई। जस्ट लाइक हम इसे सेव करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो अब हमारे पास प्रिंट होके आएगा a इक्वल टू 3। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होके आ गया है, a इक्वल टू 3। अब जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको कर लेता हूँ कट करने के बाद दोस्तों मैं इसे a से पहले यूज कर लेता हूँ, देन स्पेस दे देता हूँ, देन सेव करता हूँ, देन प्रिंट करवाता हूँ। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, सबसे पहले जो है वैल्यू वो प्रिंट करवा दी 3, जो a वेरिएबल के अंदर थी। देन इसने a इक्वल टू जो है प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक क्लियर हो रही है कि देखें हमने ये जो सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, ये क्या करता है, वही वेरिएबल उठा के उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देता है। जस्ट लाइक a वेरिएबल की वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अब इसने ये चीज नहीं देखी कि ये a इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा, वो जस्ट एक स्ट्रिंग है। उसने क्या किया, जहां पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे जिस टाइप का और जिस वेरिएबल को हम डिनोट करवा रहे होंगे, वो सिंपली क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के उस जगह पे प्रिंट करवा देगा उस जगह पर। फिर उसके बाद ये एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम दोबारा से रख दें तो अब उसी तरह होगा कि a इक्वल टू आएगा, देन a वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए दोबारा वही आ गया a इक्वल टू 3। दोस्तों अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्या होती। अब इवन के ये मैंने लॉन्ग करके लिखा था, ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हमने क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करवा के बाद में हमने अलहदा से वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया। तो एक था वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कि ये था, और उसके बाद हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि उसकी डिक्लेयर करने के साथ साथ वहीं पर उसको जो है वैल्यू असाइन कर दी जाए। जस्ट लाइक अब मैं 4 कर रहा हूं तो ये इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के डिक्लेयर करने के साथ साथ ही उसको वैल्यू जो है असाइन कर दी जाए। जस्ट लाइक मैं प्रिंट करता हूं तो अब a इक्वल टू 4 एज इट इज वैसे ही प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अब आपके लिए कौन सा जो है बेस्ट वे है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं मीन के डीप लर्निंग के लिए, तो आपको वो जो है उस तरह भी पता होना चाहिए कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक अच्छा प्रोग्रामर मानते हैं या बनना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम जितना छोटे से छोटा होगा, जितनी स्टेटमेंट्स कम होगी उतना ही प्रोग्राम छोटा होगा, उतनी स्टोरेज कम होगी। तो फिर इसी तरह आप लगेंगे कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है। अगर आप इसी तरह लेंथी स्टेटमेंट्स लिखते रहे, आपका प्रोग्राम हैवी हो जाएगा, तो आप खुद को एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर नहीं कह सकेंगे। तो इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को जितना छोटे से छोटा और सिंपल वो क्या लॉजिक्स में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो उतना ही आप लोग के लिए भी बेस्ट होगा और दूसरे यूजर्स के लिए भी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें हमने इंटीजर की बात की, अब यहाँ पे ही सिंपल हम क्या करते हैं, ले लेते हैं फ्लोट। अब हमने इंट की जगह फ्लोट ले लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 4.3। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस डी की जगह मॉड्यूलस एफ कर देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, सेव करके इस वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो ये 4.3 है, देन आगे जो है 000 कुछ वैसे ही ना हमारी फ्लोटिंग पॉइंट में जो है वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। जस्ट लाइक देख सकते हैं 4.3। अब देन इसके बाद क्या करते हैं, इसी तरह दोस्तों फ्लोट हो गई। इसके बाद बारी आ जाती है करैक्टर की। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंट का यूज़ कर लूँ, इंट डेटा टाइप का यूज़ करूँ, लेकिन वैल्यू हमारे पास फ्लोट वाली है और यहाँ पे मैं %d कर दूँ, देन इसे सेव करूँ और देन करवा दूँ प्रिंट। जब दोस्तों मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो देखें यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो a इक्वल टू 4 हो गई है। देन उसने किया क्या है, जस्ट 4 वैल्यू को लिया है, ये जो 0.3 वैल्यू थी इसको उसने गार्बेज बना दिया, ये जो सी वैल्यू थी इसको इसने स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे अब बारी आ जाती है इंट के बाद करैक्टर डेटा टाइप की। जस्ट लाइक देखें अब यहाँ पे बुक के अलावा मतलब जो नोटबुक पे हम लिखते हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे चेंजेस करेंगे और हमारा काम होता जाएगा। जस्ट लाइक अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी करैक्टर, जस्ट लाइक एफ ले लेते हैं
और यहाँ पे मॉडुलस क्या आ जाएगा, सी और देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे हम जो है प्रिंट करवाते हैं। देखें यहाँ पे a इक्वल टू एफ, ये f जो है करैक्टर हमारा प्रिंट हो गया है। अब बारी आ जाती है दोस्तों स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग को कैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों, जो डेटा टाइप यूज होती है वो करैक्टर ही डेटा टाइप यूज होती है। जस्ट लाइक हमने ये a लिखा है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str मीन स्ट्रिंग। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ना इनकी रेंज डिफाइन कर सकता हूँ कि कितने करैक्टर्स आ जाए। जस्ट लाइक यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं रेंज डिफाइन कर दूँ 5 का मतलब है कि 5 करैक्टर का वर्ड जो है वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मेंशन करता तो जितना बेशक लेंथी वर्ड हो वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काशिफ, देन क्या करता हूँ यहाँ पे मॉडुलस s कर देता हूँ और देन यहाँ पे सिंपली str, देन करवा लिया मैंने सेव करवाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ रन। तो देखें रन करने के बाद यहाँ पे a इक्वल टू काशिफ, हमारी काशिफ वैल्यू जो है स्ट्रिंग की वो प्रिंट होगी। तो दोस्तों ये 4 मेन थे हमारे काम जो हमने किया, क्या इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाई, फ्लोट वैल्यू, करैक्टर और स्ट्रिंग। आई होप सो आपको इनको प्रिंट करना आ गया होगा कि कैसे हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जस्ट हमने टाइप का चेंज किया, डेटा टाइप चेंज किया और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज किया है और यहाँ पे वैल्यू। तो दोस्तों आई होप सो आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी। अब देन हम करते क्या है, सिंपली अब हमारा यही काम था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं सिंपल टर्बो C++ चला देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर मेरे पास है तो। सॉरी दोस्तों मेरे पास टर्बो नहीं है, अब मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं टर्बो C++ फ्री डाउनलोड। यहाँ पे सिंपली दोस्तों हम टर्बो C++ को है डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हम सिंपली जो है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, जस्ट लाइक इसका सेटअप। तो यहाँ पर ये हमारे सामने आ चुका है टर्बो C++। और यहाँ पे हम ऐसे ही ऐसा होना तो नहीं चाहिए जिस तरह हमें नज़र आ रहा है। ये सारे मैं क्लोज कर रहा हूँ विंडोज़ दोस्तों। यहाँ पे जस्ट आपने फाइल और देन न्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अब दोस्तों सिंपली हम करते क्या है, प्रोग्राम अब लिख लेते हैं, #include stdio.h void main, उसके बाद देन दोस्तों उसी तरह करली ब्रेसेस। अब देन यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, प्रिंट f, देन यहाँ पे जस्ट मैं अपना नेम प्रिंट करवा देता हूँ, जस्ट लाइक काशिफ। देन दोस्तों इसे मैं यहाँ पे देखें कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट कमांड मिलती है Alt+F9। Alt+F9 से दोस्तों क्या होता है कि ये हमें बताता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो देखें यहाँ पे बता रहा है कि वार्निंग भी 0, एरर भी 0 है, सक्सेस, प्रेस एनी की। हमने प्रेस किया तो कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं शो हुआ। अब इसी तरह कंट्रोल F9 से दोस्तों ये रन कर देता है डायरेक्ट। देखें ये यहाँ पे इसने हमारा प्रोग्राम अभी तक रन क्यों नहीं किया है, आई थिंक सो ये बैक एंड पे क्या यहाँ पे ये कंट्रोल+F9 वाला तो इसने यहाँ पे शेड्यूल दिखाया। कर दूँ #include conio.h और देन यहाँ पे प्रॉपर वे में मैं लिख दूँ getch और देन इसे मैं करवा दूँ कंट्रोल+F9 से प्रिंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने काशिफ कितनी दफ़ा प्रिंट करवा दिया दोस्तों, 4 टाइम, क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे थे। तो देखें ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में ना इशू होता है। अब जस्ट लाइक विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमें getch और #include conio.h इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइंड थी। लेकिन यहाँ पे हम अपनी आउटपुट
पे डिस्प्ले करवाने के लिए गेट ch का यूज करते हैं कि हमें आउटपुट जो हमारी, अब पहले भी दोस्तों हमारी आउटपुट रन हो रही थी, मैंने 2-3 दफा प्रिंट करवाया था कि वो प्रिंट हुआ, लेकिन हमारे सामने ना वो ब्लैक कलर का जो डायलॉग बॉक्स है ना, जैसा अभी मैं इसे दोबारा प्रिंट करवाता तो अब 5 टाइम हमें वो शो होगा। ये अभी हमें 5 टाइम शो हो रहा है, पहले 4 टाइम था ऑलरेडी, आपको पता है। तो ये अब क्या हुआ है, सिंपली गेट ch का यूज करने से क्या हुआ है कि पहले तो हमने गेट ch यूज नहीं किया तो वो प्रिंट कर रहा था वैल्यू, लेकिन ये जो सा डायलॉग बॉक्स है ब्लैक कलर का, ये हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो इसलिए जब हमने गेट ch का यूज किया तो उसने क्या किया, इस ब्लैंक जो सामने हमारे सामने आउटपुट आई हुई है इसको ना रोक के रखा। कब तक रोक के रखा, जब तक हम किसी बटन को प्रेस नहीं करते। अब मैं किसी भी बटन को प्रेस करूंगा तो वो आउटपुट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड पे गेट ch यूज करने का मकसद ये होता है। लेकिन कुछ आईडी जो प्रोफेशनल है, न्यू यूज हो रहे हैं, जस्ट लाइक आपको पता है कि मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, तो उसमें गेट ch का यूज करने का हमें जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो अब आपको पता चल गया कि गेट ch का हम यूज क्यों करते हैं। ये टर्बो C++ में हम इसका यूज करते हैं अपनी आउटपुट को स्टे करवाने के लिए। नहीं तो दूसरी जो है हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ये वर्किंग हो रही ही होती है। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं इसको करने लगा हूँ क्लोज।